बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमामी स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 बी ब्लॉक एलिमेंट्स, और आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 के अंदर जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम नाइट्रिक एसिड की तैयारी का तरीका सीखेंगे और उसके बाद फिर नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज, यूजेस और स्ट्रक्चर को भी स्टडी करेंगे। इस बात का ख्याल रहे जी कि इससे पिछले लेक्चर के अंदर यानी लेक्चर नंबर 4 के अंदर भी हमने एसिड की प्रिपरेशन को सीखा था और पिछले लेक्चर के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को सीखा था और सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और स्ट्रक्चर को स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को सीखने जा रहे हैं और उसके बाद फिर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। नाइट्रिक एसिड को ऑसवाल्ड प्रोसेस के जरिए प्रिपेयर किया जाता है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेथड का नाम आपके सामने है। जिस मेथड से नाइट्रिक एसिड को पहली बार तैयार किया और जिस मेथड से आज भी नाइट्रिक एसिड को तैयार किया जाता है उस मेथड को ऑसवाल्ड प्रोसेस कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस से तैयार किया जाता है जबकि नाइट्रिक एसिड को ऑसवाल्ड प्रोसेस से तैयार किया जाता है। तो जिन साइंटिस्ट ने इन एसिड्स को पहली बार मैन्युफैक्चर किया उन्हीं के नाम से ये प्रोसेस जाने जाते हैं। तो ऑसवाल्ड प्रोसेस के जरिए नाइट्रिक एसिड को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो अब हम देखेंगे जी कि नाइट्रिक एसिड कितने स्टेप के अंदर तैयार होता है, कौन कौन से मराइल से गुजरकर आपको नाइट्रिक एसिड मिलता है जी। तो इसको स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो नाइट्रिक एसिड की जो मैन्युफैक्चरिंग है या नाइट्रिक एसिड की जो प्रिपरेशन है वो 3 मरहलों से गुजरकर होती है। जो पहला स्टेप है उसके अंदर अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, यानी यहां से आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि नाइट्रिक एसिड को अमोनिया से बनाया जाता है। तो अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है पहले स्टेप के अंदर और अमोनिया की ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला NO होता है। तो ये पहला स्टेप है जिसके अंदर अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है और अमोनिया की ऑक्सीडेशन के नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड ये गैस आपको हासिल होती है। जो दूसरा स्टेप है उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है और नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन के नतीजे में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। तो पहला स्टेप भी ऑक्सीडेशन था, दूसरा स्टेप भी ऑक्सीडेशन है। पहले स्टेप के अंदर आपने अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाई और अमोनिया को यानी NH3 को नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO गैस के अंदर कन्वर्ट किया। दूसरे स्टेप में भी ऑक्सीडेशन होती है और NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जो तीसरा स्टेप है उसके अंदर आपको नाइट्रिक एसिड मिलता है और यहाँ ये जो स्टेप है इसको एब्जॉर्प्शन स्टेप कहते हैं और यहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है और वाटर के अंदर एब्जॉर्प्शन के नतीजे में नाइट्रिक एसिड आपको मिलता है। तो नाइट्रिक एसिड ये 3 स्टेप से गुजरकर आपको हासिल होता है। जो पहला स्टेप है उसको ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कहते हैं। अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है जिसके नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है। दूसरे स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है जिसके नतीजे में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। तीसरे स्टेप के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है जिसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड मिलता है। तो ये 3 स्टेप्स आपके सामने थे। अब एक एक करके इन स्टेप्स को स्टडी करेंगे। अब ये पहला स्टेप आपके सामने है और ये लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो पहले स्टेप के अंदर अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है और अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए अमोनिया को एयर के साथ 1:8 के रेशो में मिक्स किया जाता है बाय वॉल्यूम। यानी अमोनिया का अगर 1 पार्ट लिया गया है तो उसके मुकाबले में एयर के 8 पार्ट लिए जाएंगे, यानी 1:8 का रेशो है। अमोनिया के मुकाबले में एयर की क्वांटिटी 8 टाइम्स ज्यादा है। इस रेशो का मतलब यह है जी कि 1 पार्ट अमोनिया का होगा तो 8 पार्ट एयर के होंगे, यानी एयर अमोनिया के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा होगी। दिस इज द ऑप्टिमम
concentration ratio between ammonia and air to maximize the yield of nitric oxide। तो ये इस रेशो के अंदर अमोनिया और एयर को मिक्स किया जाता है जी। इस मिक्सचर को कन्वर्टर के अंदर यानी ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर भेजा जाता है, जिसके अंदर प्लाटिनम गॉज मौजूद होता है जो कि कैटलिस्ट के तौर पर एक्ट करता है, और इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है जी। तो यहाँ पर आपको तीनों ऑप्टिमम कंडीशंस मिल गई जी। ये रिएक्शन आपके सामने है और रिएक्शन आपको रिवर्सिबल रिएक्शन वाज़े तौर पर नजर आ रहा है। और जब भी कोई रिएक्शन रिवर्सिबल हो तो इसका मतलब यह है जी कि प्रोडक्ट की यील्ड को मैक्सिमाइज किया जाता है, और प्रोडक्ट की यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको ऑप्टिमम कंडीशंस की जरूरत पड़ती है जी। तो ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन की जो कंडीशन है वो आपके सामने है जी, कि अमोनिया को एयर के साथ 1:8 के रेशियो में मिक्स किया गया, यानी ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन को अमोनिया से ज्यादा रखना है। और आप ये जानते हैं जी कि जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट हो जाता है, और इस रिएक्शन को आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर रखना है जी, ताकि मैक्सिमम क्वांटिटी अमोनिया की ऑक्सीडाइज हो जाए और आपको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट नाइट्रिक ऑक्साइड का मिले। जितना ज्यादा अमाउंट नाइट्रिक ऑक्साइड का आपको मिलेगा उतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नाइट्रिक एसिड की हासिल होगी जी। तो कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करके यानी एयर की क्वांटिटी को मैक्सिमाइज रख के आपने रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर शिफ्ट करवाया। उसके बाद प्लाटिनम गॉस को कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, जो अमोनिया की ऑक्सीजन के जरिए ऑक्सीडेशन में मदद देगा और इस रिएक्शन को फास्ट करेगा। ये आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट है इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन को स्पीड अप करने का काम देगा। और जो हमने टेम्परेचर रखा हुआ है, ये रिएक्शन भी एक्सोथर्मिक इन नेचर है, इसका मतलब है ये रिएक्शन भी लो टेम्परेचर फेवरेबल है। लेकिन ऑप्टिमम टेम्परेचर जो इस रिएक्शन के लिए है वो 600 डिग्री सेंटीग्रेड है जी। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड मैं इससे पहले भी डिस्कस कर चुका जी कि इंडस्ट्री के हिसाब से अगर आप 600 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें तो ये एक उमूमी सा एक मामूली सा टेम्परेचर है, क्योंकि हाई टेम्परेचर तो 3000 और इससे भी अबव होता है जी। लेकिन ये फिर भी हाई है, लेकिन ये टेम्परेचर रखना इसलिए जरूरी है जी कि रेट ऑफ द रिएक्शन को भी आपने क्या रखना है, फास्ट रखना है जी। आप नाइट्रिक ऑक्साइड की मैक्सिमम यील्ड भी चाहते हैं और जल्दी भी चाहते हैं, यानी कम से कम वक्त में भी चाहते हैं, और वक्त को कंट्रोल करने के लिए यानी वक्त को मिनिमाइज रखने के लिए टेम्परेचर को इंक्रीज रखा जाता है जी। तो ऑप्टिमम कंडीशंस इस रिएक्शन के लिए जो हैं उसको आप याद रखिएगा कि अमोनिया को एयर के साथ मिक्स किया जाता है 1:8 के रेशो में, यानी एयर की क्वांटिटी अमोनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है। जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है इस रिएक्शन को करवाने के लिए वो प्लैटिनम गॉज एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ऑप्टिमम टेम्परेचर इस रिएक्शन का 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पर जब अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो 95% अमोनिया ऑक्सीडाइज हो जाती है, और उसके नतीजे में आपको नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO गैस हासिल होती है। इस गैस को इस चैम्बर के नीचे से कलेक्ट किया जाता है, जहां गैस के टेम्परेचर को रिड्यूस किया जाता है और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को लाया जाता है। जो हीट है जी उसको वाटर को बॉइलिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसके जरिए से बॉयलर को रन किया जाता है। तो ये जो हीट है ये वाटर को बॉयल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और टेम्परेचर इस गैस का रिड्यूस हो जाता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है फ्रॉम 600 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद अगले चैम्बर के अंदर भेज दिया जाता है, जो भी ऑक्सीडेशन चैम्बर है जी। तो ये पहला प्रोसेस था जिसके अंदर अमोनिया ऑक्सीडाइज हुई, और अमोनिया को ऑक्सीडाइज करवाया एयर की प्रेजेंस में, यानी एयर के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जिन ऑप्टिमम कंडीशन का आपने ख्याल रखा उसके अंदर एयर को मैक्सिमाइज रखा इन कंपैरिजन विद अमोनिया। प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया, टेम्परेचर को 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेंटेन किया, 95% यानी ऑलमोस्ट जो मैक्सिमम अमाउंट है अमोनिया की वो ऑक्सीडाइज हो गई इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड, और नाइट्रिक ऑक्साइड को कलेक्ट करने के लिए आपने टेम्परेचर को रिड्यूस किया और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को मेंटेन किया, और नाइट्रिक ऑक्साइड को दूसरे ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर सेंड किया। तो ये दूसरा स्टेप है नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और जो पहले स्टेप के अंदर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिली है अमोनिया की ऑक्सीडेशन से, इसको मजीद ऑक्सीडाइज करवाया जाता है, यानी ये जो मिक्सचर है
नाइट्रिक ऑक्साइड का, जो कि हॉट नाइट्रिक ऑक्साइड का मिक्सचर है, जिसका टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको एम्प्टी ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर भेजा जाता है और इसमें से एयर को पास करवाया जाता है। यहाँ टेम्परेचर मजीद रिड्यूस हो जाता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये रिएक्शन आपके सामने है। नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाई गई प्लैटिनम की मौजूदगी में, जो कि एज अ कैटलिस्ट है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करने की का काम देगा। टेम्परेचर को आपने रिड्यूस किया, टेम्परेचर को रिड्यूस करने से ये दोनों गैसेस करीब करीब आ जाती हैं, और जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है और ये दोनों गैसेस करीब करीब होती हैं तो उनके दरमियान जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड से आपने शुरू किया था, अमोनिया को ऑक्सीडाइज किया था, नाइट्रिक ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। जब नाइट्रिक ऑक्साइड को आप इस दूसरे ऑक्सीडेशन चैम्बर में लेके आए तो इसको बॉयलर से पास किया था, जहां पे आपने 600 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस किया, और उसके बाद जब आपने इसको एम्प्टी ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर भेजा तो इसकी टेम्परेचर को मजीद 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस कर दिया। इस टेम्परेचर पर नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यहाँ पर इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने के लिए आपने प्लैटिनम को एज अ कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल किया है, और रिएक्शन में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की यील्ड को मैक्सिमाइज रखने के लिए टेम्परेचर को लोअर्ड किया है अप टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दूसरा स्टेप था, और इस दूसरे स्टेप के अंदर भी ऑक्सीडेशन हुई और यहाँ पे आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिल गई। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अब तीसरे स्टेप के लिए भेजा जाता है। तो तीसरा स्टेप है, इस तीसरे स्टेप के बाद आपको नाइट्रिक एसिड मिल जाएगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जो भेजा जाता है वो एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर भेजा जाता है। यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीडेशन चैम्बर से आपको हासिल हुई, इसको एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर भेज दिया जाता है, जो कि जिसके अंदर एसिड प्रूफ स्टोन्स मौजूद होती हैं। एसिड प्रूफ स्टोन्स का मतलब ये है जी कि नाइट्रिक एसिड जैसे ही बनेगा ये इन स्टोन्स के अंदर क्या हो जाएगा जी, एब्जॉर्ब हो जाएगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद इस नाइट्रिक एसिड को हासिल कर लिया जाएगा। तो वाटर को ऊपर की जानिब से स्प्रे किया जाता है। इस वाटर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब होती है, जिसके नतीजे में आपको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिलता है। तो ये इक्वेशन अब आपके सामने है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन करवाई गई वाटर के अंदर, जिसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड मिला। ये नाइट्रिक एसिड तो इन एसिड प्रूफ स्टोन्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और ये जो गैस आपको मिली ये दोबारा से नाइट्रिक ऑक्साइड मिली, इसे नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर भेज दिया जाएगा। यानी यहां से साइक्लिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा से ऑक्सीडाइज होगी और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। नाइट्रिक एसिड जो आपको मिला है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इसके अंदर दोबारा से मजीद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कराई जाएगी, और उस वक्त तक कराई जाएगी जब तक कि आपको 68% नाइट्रिक एसिड नहीं मिलता। तो 68% ये मैक्सिमम सैचुरेशन है नाइट्रिक एसिड की। यानी ऑसफोल्ड प्रोसेस के जरिए जो नाइट्रिक एसिड आपको हासिल होता है वो 68% नाइट्रिक एसिड होता है। तो 3 स्टेप आपने करवाए। पहले स्टेप के अंदर आपने अमोनिया की ऑक्सीडेशन करवाई, उसके जरिए से आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिली। दूसरे स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन करवाई, उसके नतीजे में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली। तीसरे स्टेप में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन करवाई, जिसके नतीजे में आपको नाइट्रिक एसिड मिला। ये नाइट्रिक एसिड जो आपको मिला ये डाइल्यूट था, इसके अंदर मजीद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करवाया गया, जिसके नतीजे में आपको 68% नाइट्रिक एसिड मिला। तो ऑसवाल्ड प्रोसेस के जरिए जो नाइट्रिक एसिड आपको हासिल होता है ये 68% होता है। अब अगर आपको मजीद सैचुरेशन करवानी है, यानी नाइट्रिक एसिड को आपने कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करना है जी, तो पहला काम तो ये है जी कि जो आपको डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मिला
उसको रिसाइकिल किया जाता है, ये अभी आपने पीछे भी पढ़ा था। रिसाइकिल करके मजीद इसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करवाई जाती है, यहाँ तक कि मजीद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब ना हो, यानी ये सेचुरेशन को, मैक्सिमम सेचुरेशन को अटेन कर ले। तो नाइट्रिक एसिड जो मैक्सिमम सेचुरेटेड होता है वो 68% होता है। तो ऑसवाल्ड प्रोसेस से जो आपको नाइट्रिक एसिड हासिल होता है वो 68% सेचुरेटेड होता है। अगर आपने मजीद सेचुरेशन करवानी है जी तो आप मजीद सेचुरेशन करवा सकते हैं और इस 68% नाइट्रिक एसिड को 98% नाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या है जी कि ये नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को कॉन्संट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से पास करें। और आप ये जानते हैं जी कि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है जी। तो इस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के अंदर या इस 68% नाइट्रिक एसिड के अंदर जो 32% वाटर के कंटेंट्स हैं उसमें से 30% वाटर के कंटेंट्स को सल्फ्यूरिक एसिड अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसका काम वाटर को एब्जॉर्ब करना है। तो एक्सेसिव अमाउंट जब वाटर का नाइट्रिक एसिड से एब्जॉर्ब हो जाता है, यानी 68% नाइट्रिक एसिड के अंदर जो 32% वाटर के कंटेंट्स हैं उसमें से 30% वाटर के कंटेंट जब एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाती है और नाइट्रिक एसिड 98% नाइट्रिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है जी। तो मैक्सिमम जो सैचुरेशन है उसका ताल्लुक ऑसवाल्ड मेथड से नहीं है, लेकिन अगर आप नाइट्रिक एसिड को की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना चाह रहे हैं और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हासिल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को, जो कि ऑसवाल्ड प्रोसेस से सिंथेसाइज हुआ, उसको कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से सेंड किया जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को यह नाइट्रिक एसिड में से एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 68% से बढ़कर 98% हो जाती है और आपको इस नतीजे में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हासिल होता है। तो ये हमने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड को स्टडी किया। अब इसी प्रोसेस को फ्लो चार्ट के जरिए स्टडी करेंगे जी। तो देखते हैं जी। तो ये पहला प्रोसेस है और इस पहले स्टेप को या पहले प्रोसेस को आप ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया कहते हैं, या अमोनिया को एयर के साथ मिक्स किया जाता है। अमोनिया और एयर को 1:8 के रेशियो में मिक्स किया जाता है, यानी 1 पार्ट बाय वॉल्यूम अमोनिया मौजूद होता है और अमोनिया के मुकाबले में जो एयर होती है वो 8 टाइम ज्यादा होती है, यानी 8 गुना ज्यादा होती है। अमोनिया और एयर के मिक्सचर को अमोनिया ऑक्सीडेशन चैम्बर के अंदर भेजा जाता है, जहां प्लैटिनम गॉज एज अ कैटलिस्ट के तौर पर मौजूद होता है, जिसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया जाता है। यहां अमोनिया की ऑक्सीडेशन होती है और अमोनिया नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है जी उसको इस चैम्बर से रिमूव करवाया जाता है और रिमूव करवाने के लिए उसके जरिए बॉयलर को रन किया जाता है, यानी जो हीट है उसको इस चैम्बर से निकाला जाता है और टेम्परेचर को 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिड्यूस किया जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड को दूसरे चैम्बर के अंदर यानी एम्प्टी चैम्बर के अंदर भेजा जाता है और यहाँ एयर को सेंड किया जाता है। ये जो स्टेप है यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन होती है और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ टेम्परेचर को मजीद डिक्रीज किया जाता है और 50 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया जाता है। प्लैटिनम एज अ कैटलिस्ट के तौर पर मौजूद होता है। प्लैटिनम कैटलिस्ट की मौजूदगी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होती है और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है इसको एब्जॉर्प्शन टावर के अंदर भेजा जाता है, जिसके ऊपर से वाटर का स्प्रे किया जाता है। वाटर के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होती है, जिसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड मिलता है। यह नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होता है। इस एब्जॉर्प्शन रिएक्शन के नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड भी मिलती है, जिसको दोबारा से नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन चैम्बर में भेजा जाता है, जहां इसकी दोबारा से ऑक्सीडेशन करवाई जाती है, जिसके नतीजे में मजीद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलती है। इस मजीद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को नाइट्रिक एसिड के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है, यहां तक कि सैचुरेटेड नाइट्रिक एसिड मिलता है, जो कि 68% नाइट्रिक एसिड होता है।
तो ऑसवर्ल्ड प्रोसेस के जरिए जो नाइट्रिक एसिड आपको मिलता है वो 68% होता है। मजीद सैचुरेशन के लिए फिर आप इजाफी रिएक्शन करवाते हैं और इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहते हैं। तो नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को यानी 68% नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से भेजा जाता है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है और एक्सेसिव वाटर मॉलिक्यूल्स को नाइट्रिक एसिड के अंदर से रिमूव कर लेता है या एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 68% से बढ़कर 98% हो जाती है। तो ये जो चौथा प्रोसेस है ये नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने का प्रोसेस है। जबकि 3 स्टेप के बाद नाइट्रिक एसिड आपको मिल गया, लेकिन ऑसवर्ल्ड प्रोसेस के नतीजे में जो आपको नाइट्रिक एसिड मिलता है वो 68% होता है। कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए आपने डिहाइड्रेशन करवानी पड़ती है। तो नाइट्रिक एसिड को किस तरह से बनाया जाता है, इस फ्लो चार्ट के जरिए से आपको वाज़े तौर पर समझ में आ गया होगा। ये 3 स्टेप है जिनका ताल्लुक ऑसवर्ल्ड प्रोसेस से है। पहला स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया है, दूसरा स्टेप ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और तीसरा स्टेप एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है एंड द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड है। और इस प्रोसेस के नतीजे में यानी ऑसवर्ल्ड प्रोसेस के नतीजे में आपको 68% नाइट्रिक एसिड मिलता है, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन को 98% तक करने के लिए इसकी डिहाइड्रेशन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाई जाती है। तो नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के तरीके को आपने सीखा। अब हम नाइट्रिक एसिड की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जाएंगे जी कि नाइट्रिक एसिड किस किस्म के केमिकल रिएक्शंस देता है। तो ये पहला केमिकल रिएक्शन नाइट्रिक एसिड का आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि इट एक्ट एज एन एसिड, तो एसिड के तौर पर बिहेव करता है। लिखा है जी नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये H पॉजिटिव आयंस एक्वस मीडियम के अंदर देता है। तो ये एसिड की प्रॉपर्टी होती है जी कि जब उनका सॉल्यूशन बनाया जाए यानी जब उसको वाटर के अंदर रिजॉल्व किया जाए तो वो H पॉजिटिव आयन या हाइड्रोनियम आयन एक्वस मीडियम के अंदर दे। ये मोनोप्रोटिक एसिड है, इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इसका एक मोल H पॉजिटिव आयन के देगा और ये सिर्फ एक प्रोटॉन को डोनेट करता है जी। तो यहाँ पर ये इक्वेशन इस बात को वाजे कर रही है जी कि नाइट्रिक एसिड का जब एक्वस मीडियम के अंदर सॉल्यूशन बनाया गया तो इसने 1 मोल हाइड्रोनियम आयन का दिया, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड गिव्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रेटेड प्रोटॉन। ये इस बात का सबूत है जी कि नाइट्रिक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड है जी। जब ये एसिड है तो इसका मतलब ये बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन अगर बेस से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, जो इस इक्वेशन से वाजे है कि नाइट्रिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया, जिसके नतीजे में आपको सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट मिला और वाटर मिला। ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन कहलाता है जी। तो नाइट्रिक एसिड मोनोप्रोटिक एसिड के तौर पर बिहेव करता है। तो आप ये इक्वेशन लिखेंगे और अगर ये आ जाएगा जी कि ये मोनो बेसिक एसिड के तौर पर रिएक्ट करता है तो फिर आपको इसका रिएक्शन बेस से करवाना पड़ेगा। तो नाइट्रिक एसिड का 1 मोल बेस के 1 मोल को न्यूट्रलाइज कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ जी कि नाइट्रिक एसिड मोनो बेसिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और जो निट्रो ग्रुप है यानी NO2 ग्रुप है, इनको इंड्यूस करवाने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट के जरिए जो NO2 ग्रुप आता है उसको इंड्यूस कराने के पीछे भी नाइट्रिक एसिड का ये हाथ होता है जी। तो नाइट्रिक एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है। ये इक्वेशन आपके सामने है। बेंजीन का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाया गया in the presence of concentrated sulfuric acid which act as a catalyst for this reaction, और बेंजीन निट्रोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेंजीन का H रिप्लेस हो गया किससे, निट्रो ग्रुप से यानी NO2 ग्रुप से। तो इसका मतलब यह है जी कि नाइट्रिक एसिड नाइट्रेटिंग एजेंट है, यानी नाइट्रिक एसिड ने बेंजीन को निट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर दिया या बेंजीन के अंदर निट्रो ग्रुप इंड्यूस कर दिया। तो इसलिए नाइट्रिक एसिड को नाइट्रेटिंग एजेंट कहते हैं। ये तीसरा और ये अहम तरीन रिएक्शन है जी, और ये लिखा हुआ है जी नाइट्रिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एक्वा रीजिया। तो एक्वा रीजिया है क्या जी? एक्वा रीजिया को आप रॉयल वाटर भी कहते हैं जी।
अगर हम गोल्ड की बात करें यानी सोने की बात करें, या सिल्वर चांदी की बात करें, या प्लाटिनम की बात करें जिसको आप वाइट गोल्ड कहते हैं जी, तो ये ना HCl के अंदर डिसॉल्व होता है, ना H2SO4 के अंदर डिसॉल्व होता है, ना नाइट्रिक एसिड के अंदर डिसॉल्व होता है। तो इसको डिसॉल्व करने के लिए दो एसिड का मिक्सचर बनाया जाता है, जिसके अंदर ये नोबल मेटल्स यानी गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को आप क्या कहते हैं? एक्वा रीजिया कहते हैं। और इस मिक्सचर को रॉयल वाटर भी कहा जाता है जी। तो नाइट्रिक एसिड भी इस लिक्विड का कॉन्स्टिट्यूएंट है जी। तो यहाँ लिखा हुआ है जी, एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ HCl कॉन्सेंट्रेटेड एंड नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड। तो दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड इसके अंदर मौजूद हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, एक नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, containing 1 part of nitric acid and 3 part of hydrochloric acid। यानी एक ऐसा सोल्यूशन कि जिसके अंदर 75% HCl मौजूद है और 25% नाइट्रिक एसिड मौजूद है। यानी 1/4 पार्ट कौन मौजूद है? नाइट्रिक एसिड मौजूद है, 1/4 नाइट्रिक एसिड मौजूद है, 3/4 इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मौजूद है। तो इस मिक्सचर को, इन दो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के मिक्सचर को एक्वा रीजिया कहते हैं, और नाइट्रिक एसिड भी इसके अंदर मौजूद है। और इसको एक्वा रीजिया क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नोबल मेटल्स, मिसाल के तौर पर गोल्ड को अपने अंदर डिसॉल्व करवा लेता है। गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाएगा, सिल्वर भी डिसॉल्व होगा और प्लैटिनम भी डिसॉल्व होगा। इसकी वजह क्या है जी? यहाँ लिखा है जी, द रेजोल्यूशन ऑफ गोल्ड इज ड्यू टू द लिबरेशन ऑफ क्लोरीन दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ गोल्ड। तो देखिए, गोल्ड डिसॉल्व नहीं हो रहा था, तो गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए आपने कॉम्प्लेक्स बनाया, और कॉम्प्लेक्स अभी आप चैप्टर 5 पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी जी। तो कॉम्प्लेक्स आपके हाईली सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। तो जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो गोल्ड भी उस कॉम्प्लेक्स का पार्ट होगा, उसके नतीजे में गोल्ड भी डिसॉल्व हो जाएगा। उस कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे नाम भी लिख के दिया गया है, हाइड्रोऑरिक क्लोराइड उस कॉम्प्लेक्स का नाम है जी। इक्वेशन की फॉर्म में इसको स्टडी करते हैं जी। तो नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट HCl यानी 1:3 का रेशो इक्वेशन के अंदर भी आपको वाजे है जी। जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो एक्वा रीजिया मिलता है, और एक्वा रीजिया के अंदर निट्रोसिल क्लोराइड मिलता है, और क्लोरीन के एटम्स मौजूद होते हैं, और वाटर मिलता है जी। तो ये जो क्लोरीन के एटम्स हैं, ये गोल्ड के साथ रिएक्ट करते हैं और इसको गोल्ड के सॉल्ट के अंदर यानी ऑरिक क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है? ये जो ऑरिक क्लोराइड यानी ये जो सॉल्ट मिला, ये HCl के साथ रिएक्ट करता है, जिसके नतीजे में गोल्ड का कॉम्प्लेक्स मिलता है, और इसको हाइड्रो ऑरिक क्लोराइड कहते हैं। तो जो गोल्ड था, पहले गोल्ड प्रेसिपिटेट आउट हुआ इस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके, और क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके वो ऑरिक क्लोराइड के अंदर फॉर्म कन्वर्ट हुआ, इसके प्रेसिपिटेट्स मिले, और इस प्रेसिपिटेट के बाद HCl के अंदर ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो गए ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। तो आपको प्रेसिपिटेट भी नहीं दिखते, ये जैसे ही प्रेसिपिटेट बनते हैं HCl इसको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल जाता है जो कि हाइड्रोऑरिक ऑरिक क्लोराइड है। तो गोल्ड कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में आ गया, और कॉम्प्लेक्स हाईली सॉल्युबल कंपाउंड्स होते हैं। तो ये वो तरीका है जी कि गोल्ड को आप क्या कर लेते हैं जी? डिसॉल्व कर लेते हैं। किसके अंदर? एक्वा रीजिया के अंदर। तो एक्वा रीजिया के अंदर गोल्ड किस तरह से डिसॉल्व हुआ, ये हमने केमिकल इक्वेशन के जरिए पढ़ा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के अंदर भी ये आता है, नोट लिखने के लिए आता है, तो इसका आप बहुत ज्यादा अच्छे से इसको याद कीजिएगा। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड बिहेव करता है जी, और नाइट्रिक एसिड इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मुकाबले में, यानी तमाम एसिड के मुकाबले में ज्यादा अच्छा और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और उसकी वजह यह है जी कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +5 होती है जी।
इसका मतलब ये है कि दूसरी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर सकता है बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करता है जी। यानी इसका ताल्लुक मेटल की रिएक्टिविटी से भी होता है और नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन से भी होता है कि नाइट्रिक एसिड जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है या वेरी डाइल्यूट है। तो मुख्तलिफ तरीके से ये मुख्तलिफ कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करता है, जो भी हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी हो जाती है फ्रॉम +5 to -3। तो ये ह्यूज वेरिएशन है इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रिक एसिड, और इसी वजह से नाइट्रिक एसिड पावरफुल या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर एक्ट करता है और मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ स्पीशीज को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है जी। तो ये इक्वेशन आपके सामने है, यहाँ इस बात का सबूत आपको दिखाना चाह रहे हैं जी कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जी। तो नाइट्रिक एसिड ने कॉपर को ऑक्सीडाइज किया। कैसे ऑक्सीडाइज किया जी कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 थी, यानी कॉपर मेटल था, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब इसका रिएक्शन करवाया गया तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई। तो इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड ने कॉपर को ऑक्सीडाइज किया और खुद यकीनन रिड्यूस हुआ। तो नाइट्रिक एसिड में आप नाइट्रोजन को देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसकी +5 नजर आ रही है। आफ्टर रिएक्शन ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है और इसकी ऑक्सीडेशन +4 है। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो गई। तो नाइट्रिक एसिड तो रिड्यूस हुआ लेकिन इसने कॉपर को ऑक्सीडाइज कर दिया। इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव कर रहा है। ये दूसरा रिएक्शन आपके सामने है और ये इस बात का सबूत है जी कि नाइट्रिक एसिड मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जब कॉपर से करवाया जाएगा और नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट इस्तेमाल किया जाएगा, देखिए यहाँ जो नाइट्रिक एसिड हमने इस्तेमाल किया उस कॉन्सेंट्रेटेड इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ तरीके से इसने कॉपर को ऑक्सीडाइज किया, या आप ये कहें जी कि मुख्तलिफ तरीके से ये खुद रिड्यूस हुआ, ये कहना ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा जी कि कॉपर का रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड से करवाया जाएगा और ये नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट होगा तो कॉपर को देखिए इसने उसी तरीके से ऑक्सीडाइज किया है जी। यानी जो कॉपर नॉट था उसको उसकी ऑक्सीजन स्टेट को इंक्रीज कर दिया और +2 की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और नाइट्रिक एसिड खुद जो रिड्यूस हुआ तो जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रिक एसिड से नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे आप देखें तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है नाइट्रोजन की वो +5 से कम होकर +2 हो गई, यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लॉस हुए हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो ये इस बात का सबूत है जी कि नाइट्रिक एसिड अगर मुख्तलिफ फॉर्म में लिया जाए, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में लिया जाए तो ये मेटल को मुख्तलिफ तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा, और अगर डाइल्यूट फॉर्म में लिया जाए तो ये मुख्तलिफ तरीके से ऑक्सीडाइज करेगा। इक्वेशंस को याद रखने का सिंपल तरीका ये है जी कि आप एक तो इसको लिख के इसकी प्रैक्टिस करें, और दूसरा ये है जी कि आप ये याद रखें जी कि जो मेटल है वो कौन सा है जी। यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर मौजूद है या नीचे मौजूद है, और दूसरा ये याद रखें जी कि नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट किस में हो रहा है जी। तो याद रखने का तरीका ये है, तो सिंपल याद रखने का तरीका ये है जी कि नाइट्रिक एसिड अगर कॉपर से रिएक्ट करेगा और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया जाएगा तो नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर कॉपर से रिएक्ट करेगा और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लिया जाएगा तो नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होकर नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा। तो अगर ये जो प्रोडक्ट है यानी नाइट्रोजन का कंपाउंड है, प्रोडक्ट साइड पे अगर आप उसे याद रख लें तो आपको इक्वेशन याद रखना इंतहाई आसान होंगी। तो अब हम वेरिएबल ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज जो नाइट्रिक एसिड की हैं, जो आपकी किताब में रिएक्शंस दिए हुए हैं और इम्तिहान में ये बहुत ज्यादा आते हैं, उनको पढ़ने जा रहे हैं जी। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपने सल्फ्यूरिक एसिड की वेरिएबल ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज पढ़ी थी, बिल्कुल इसी तरह नाइट्रिक एसिड की भी वेरिएबल ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज हैं, तो इनको स्टडी करेंगे जी। तो यहाँ लिखा हुआ है जी, और ये रिएक्शन आप पीछे पढ़ चुके हैं जी, लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिड्यूस टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड with less active metals, यानी जो कॉपर है ये लेस एक्टिव मेटल कहलाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे की जानिब मौजूद है। तो जब भी नाइट्रिक एसिड उन मेटल्स के साथ जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में SHE से नीचे मौजूद हैं, उनको जब ये ऑक्सीडाइज करेगा तो नाइट्रिक एसिड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब यहाँ लिखा हुआ है जी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर इस्तेमाल किया जाए जी, तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ये रिड्यूस होगा नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर जब भी ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उन मेटल्स के साथ रिएक्ट करेगा जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे हैं, और वो मेटल्स जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से नीचे हैं वो लेस एक्टिव मेटल्स कहलाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा जी कि कॉपर की का रिएक्शन जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाया गया तो नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे आपको वाज़े तौर पर फर्क नजर आ रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जब कॉपर से करवाया तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिली, और जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से करवाया तो आपको नाइट्रिक ऑक्साइड मिली जी। अब यहाँ पे मेटल चेन है और ये जो मेटल है वो एक्टिव मेटल है, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड में, इसको लाफिंग गैस कहते हैं। N2O ये नाइट्रस ऑक्साइड है, NO नाइट्रिक ऑक्साइड है, और NO2 ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो ये तीनों नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स हैं, इनके नाम और इनके फॉर्मूलों में फर्क है, तो इनको देख लीजिएगा। NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड, और नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहते हैं जी। तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड में जब भी इसका रिएक्शन एक्टिव मेटल से करवाया जाएगा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो मेटल्स जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से ऊपर मौजूद है जी। तो वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन मैग्नीशियम मेटल से करवाया गया, जिसके नतीजे में इसने मेटल का तो नाइट्रेट ही बनाया, लेकिन जो नाइट्रिक एसिड था वो नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। ये लिखा हुआ है जी अगर वेरी डाइल्यूट, अगर बहुत ही डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाया जाएगा मोर एक्टिव मेटल से, मिसाल के तौर पे जिंक से करवाया जाएगा, ये डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, ये वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है जी। तो ये नाइट्रिक एसिड अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जिंक का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाया गया, और यहाँ पे जो एसिड है वो वेरी डाइल्यूट है। मैग्नीशियम के अंदर जो एसिड था वो डाइल्यूट एसिड था, ये वेरी यहाँ पे इजाफी लिखा हुआ है, इसको आप नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। तो ये डाइल्यूट एसिड है, यहाँ वेरी डाइल्यूट एसिड है। तो देखिए जिंक का तो नाइट्रेट बना, लेकिन नाइट्रिक एसिड अमोनियम नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो गया जी। तो आप सिर्फ ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को अगर याद रख लें तो आपको इक्वेशन याद रखना इंतहाई आसान हो जाएंगी। और नाइट्रिक एसिड जब भी नॉन मेटल्स को रिड्यूस करता है जी तो खुद ऑक्सीडाइज करता है जी। जब भी नाइट्रिक एसिड नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज करता है तो खुद रिड्यूस होता है NO2 की फॉर्म में, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। और जो नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है। तो सल्फर नॉन मेटल है, नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाया तो NO2 मिला आपको। इसी तरह फास्फोरस के नतीजे में भी आपको NO2 मिला, और सिलिकॉन के नतीजे में भी आपको NO2 मिला। मुख्तलिफ प्रोडक्ट है जी कि सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, फास्फोरस फास्फोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हुआ, और सिलिकॉन सिलिकॉन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। लेकिन जो नाइट्रिक एसिड है वो सेम तरीके से रिड्यूस हुआ है, यानी नाइट्रिक एसिड NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है जी। तो ये जो स्लाइड थी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है एग्जाम्स के लिए, और कंप्लीट एंड बैलेंस द इक्वेशन के अंदर यहाँ से बहुत सारी इक्वेशन पूछी जाती हैं जी। तो इस स्लाइड का आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। थोड़ा सा अगर आप इनकी जो कंसंट्रेशन है उनको याद रख लें, और बस ये याद रख लें जी कि नाइट्रिक एसिड किस तरह से रिड्यूस होगा, यानी नाइट्रोजन का कौन सा कंपाउंड मिलेगा, तो आपके लिए इन रिएक्शंस को याद रखना इंतहाई आसान होगा। तो ये वेरिएबल ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज थी नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसकी वजह नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट का +5 होना है, और ये मुख्तलिफ कॉन्सेंट्रेशन के अंदर यानी और मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ या नॉन मेटल्स के साथ या मेटल्स के साथ को मुख्तलिफ तरीके से ऑक्सीडाइज करता है, और ये खुद मुख्तलिफ तरीके से रिड्यूस होता है, यानी इसकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज वेरिएबल है। अब एक रीजन आपके सामने है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ है वाई नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अभी आपने पीछे पढ़ा जी, तो नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है जी
कि नाइट्रिक एसिड के अंदर जो नाइट्रोजन है वो इनस्टेबल है, और उसकी वजह क्या है जी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई है और ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है जी। और जब ये मुख्तलिफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ और मुख्तलिफ स्ट्रेंथ के अंदर यानी यानी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में और डाइल्यूट फॉर्म में और वैली डाइल्यूट फॉर्म में जब ये मुख्तलिफ मेटल्स और नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उनको मुख्तलिफ तरीके से ऑक्सीडाइज करता है और खुद मुख्तलिफ तरीके से रिड्यूस होता है। और जब ये खुद मुख्तलिफ तरीके से रिड्यूस होता है जी तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से -3 तक वेरी होती है जी। इसलिए नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। तो नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो कलरलेस फ्यूमिंग लिक्विड होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका -41.6 डिग्री सेंटीग्रेड है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 83 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसकी चॉकिंग स्मेल होती है जी। यानी अगर इसको आप इनहेल करें, इसके फ्यूम्स को इनहेल करें जी तो आपको दम घुटता हुआ महसूस होगा और खांसी महसूस होगी जी। तो ये नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज थी जी। तो नाइट्रिक एसिड कितनी किस्म का होता है इसको हम देखते हैं जी। ऑर्डिनरी नाइट्रिक एसिड ये 65% नाइट्रिक एसिड होता है जी, जो आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड कहलाता है जी। इसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर लीटर होती है। जो कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होता है वो 98% नाइट्रिक एसिड होता है और इसकी डेंसिटी 1.51 ग्राम पर लीटर होती है जी। तो जो हमने मैक्सिमम सैचुरेशन अटेन की थी वो 98% अटेन की थी जी। और जो तीसरे किस्म का नाइट्रिक एसिड है वो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है जी। और 98% नाइट्रिक एसिड के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को मजीद डिसॉल्व करवाया जाता है या एब्जॉर्ब करवाया जाता है, जिसके नतीजे में इसका कलर रेडिश येलो हो जाता है जी। और रूम टेम्परेचर पे इसके अंदर से जो एक्सेसिव नाइट्रिक ऑक्साइड है वो निकल रही होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसमें से निकल रही होती है जी। तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड कहलाता है जी। और नाइट्रेशन के लिए आप फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो लेबोरेटरी के अंदर नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल किया जाता है वो अमूमन 65% नाइट्रिक एसिड होता है। नाइट्रिक एसिड की यूजेस को स्टडी करने जा रहे हैं जी। तो ये पहली यूज है जी कि इसको स्ट्रॉन्ग एसिड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, और लेबोरेटरी का ये कॉमन रिएजेंट है जी। फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। निट्रो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए, यानी आपको निट्रोग्लिसरीन बनानी है या निट्रोबेंजीन बनानी है या निट्रोमीथेन बनाना है, यानी अगर निट्रो ग्रुप को इंड्यूस करना है तो उसके लिए भी नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्मोकलेस गन पाउडर को बनाने के लिए जी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है, यानी एक्सप्लोजिव बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। एक्वारीजिया की प्रिपरेशन के लिए, जिसके अंदर गोल्ड को, सिल्वर को और प्लैटिनम को डिसॉल्व करते हैं, तो उसका भी ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जी। डायनामाइट को बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल होता है जी। नाइट्रिक एसिड से पहले निट्रोग्लिसरीन बनाई जाती है जी, यानी ग्लिसरीन की नाइट्रेशन करवाई जाती है, जिसके नतीजे में आपको निट्रोग्लिसरीन मिलती है। और ये जो निट्रोग्लिसरीन है ये शॉक सेंसिटिव होती है, तो इसको काइसल गौर, ये रॉक होती है, पोरस रॉक होती है, तो इस निट्रोग्लिसरीन को काइसल गौर के अंदर एब्जॉर्ब करवाया जाता है, तो ये डायनामाइट के तौर पर एक्ट करता है जी। तो डायनामाइट बनाने के लिए यानी एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी नाइट्रिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह इस्तेमाल किया, जो इस यहाँ पे लिखा है जी कि नाइट्रिक एसिड से पहले निट्रोग्लिसरीन बनाया, यानी ग्लिसरीन की नाइट्रेशन करी, वो निट्रोग्लिसरीन के अंदर कन्वर्ट हो गई। इस निट्रोग्लिसरीन को, क्योंकि ये शॉक सेंसिटिव केमिकल है, शॉक से भी ये आग पकड़ लेगा, ब्लास्ट कर जाएगा, तो इसको शॉक सेंसिटिव बनाने के लिए इसको काइसल गौर रॉक के अंदर एब्जॉर्ब करवा लिया जाता है जी। और इसके नतीजे में आपको डायनामाइट मिलता है जी। और डायनामाइट जब वर्क करता है जी तो क्या किया जाता है जी कि इस तरह से इस रॉक को हिट किया जाता है कि ये रॉक डिकम्पोज हो जाती है, चूरा चूरा टूट जाती है जी। और चूरा चूरा होने के नतीजे में ये ग्लिसरीन को जो शॉक मिलता है उसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है जी। तो जो निट्रोग्लिसरीन ये आपका एक्सप्लोसिव के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोसिव बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और ये पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके बारे में आपने डिटेल के अंदर पीछे पढ़ा।
ये नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है और नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करने जाएंगे। तो नाइट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर दो फेसेस के अंदर आपके सामने है। ये जो पहला स्ट्रक्चर है ये वेपर फेस के अंदर है और जो दूसरा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो सॉलिड फेस के अंदर है। अब इसमें डिफरेंस क्या है इसको हम स्टडी करेंगे। जो आपको लाइट ब्लू कलर से लेबलिंग नजर आ रही है वो सारे के सारे एंगल्स हैं और जो आपको रेड कलर से लेबलिंग नजर आ रही है वो सारे की सारी बॉन्ड लेंथ है जी। इन दोनों को कंपैरिजन में याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। इम्तिहान में एक बार इसका स्ट्रक्चर दोनों फेसेस के अंदर ड्रॉ करने के लिए आया है जी। तो ये पहला अगर आप एंगल देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो एंगल है वो दोनों के अंदर सेम है और 90 डिग्री है। बॉन्ड लेंथ को देखें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान तो वेपर फेस के अंदर ये 1.41 एंगस्ट्रॉम है जबकि सॉलिड फेस के अंदर ये 1.30 एंगस्ट्रॉम है। यानी सॉलिड फेस के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है नाइट्रोजन ऑक्सीजन की वो कम हो गई। अब अगर आप एंगल को देखें नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान चाहे आप इस ऊपर वाले को देखें चाहे आप नीचे वाले को देखें इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो और ऑक्सीजन के दरमियान अगर एंगल को देखें जी तो वेपर फेस के अंदर ये जो एंगल है वो 112.5 है जो कि सॉलिड फेस में बढ़कर 115 डिग्री हो गया और उसके नतीजे में जो एंगल था नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान वो यहाँ पर 135 था जो कम होके क्या हो गया 130 हो गया जी। तो अगर आप इनको ऐड करेंगे तो जवाब 180 आएगा जी। तो ये 180 आपका जवाब यहाँ पे आ रहा है 112.5 प्लस 112.5 और प्लस 135 180 के बराबर। इसी तरह 115 130 115 ये भी आपका 180 के बराबर है। तो तीनों एंगल का सम क्या आ रहा है जी 180 आ रहा है। और जो बॉन्ड लेंथ है जी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान वो 1.22 थी वेपर फेज के अंदर जो सॉलिड फेज के अंदर बढ़कर 1.24 हो गई जी। तो ये बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल्स का फर्क है जी। तो स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका यह है जी कि जो डिफरेंस है उनको आप एक बार लिख लीजिए और उनको आप याद कर लीजिए। तो ये भी आपकी कोर्स का हिस्सा है जी और इम्तिहान में ये भी पूछा गया है। तो ये आज का टॉपिक था जी और आज के टॉपिक में हमने नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग को सीखा जी और नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के बाद फिर आपने नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर और उसकी यूजेस को पढ़ा। इम्तिहान में सवाल किस तरह से आए हुए हैं आइए देखते हैं जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी एक्वारीजिया पर नोट लिखिए जी और लिखा हुआ है व्हाट इज एक्वारीजिया या एक्वारीजिया को क्या कहते हैं जी एंड हाउ गोल्ड डिसॉल्व इन इट गिव इट्स रिएक्शन जी। तो एक्वारीजिया के बारे में लिखा है आपने और उसके बाद फिर उसकी इक्वेशंस आपने लिखी जी और इक्वेशंस लिख के ये बताया जी कि ये गोल्ड एक्वारीजिया के अंदर कैसे डिसॉल्व होता है। ये दूसरा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है जी गिव कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन हमने देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड ऑन सल्फर। तो सल्फर का रिएक्शन जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवाया जाता है तो सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और नाइट्रिक एसिड जो रिड्यूस होता है तो वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो इक्वेशन को आपने लिखा। मैग्नीशियम का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाना है जी। तो मैग्नीशियम का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको लाफिंग गैस मिलती है जी। फॉस्फोरस का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड से करवाया जाएगा तो आपको फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। और जिंक का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से करवाया जाएगा तो आपकी किताब कहती है जी कि अमोनियम नाइट्रेट मिलेगा। तो ये मुख्तलिफ आपने रिएक्शन को करके दिखाया और इन रिएक्शंस को आपने कंप्लीट किया और बैलेंस किया। ये तीसरा सवाल आपके सामने है और ये एक फ्लो चार्ट बनी हुई है और इस सवाल में ये कहा गया है जी कि ये फ्लो चार्ट बना के बताया गया है कि नाइट्रिक एसिड फॉस्फेट प्रोसेस के जरिए इन तमाम स्टेप्स से गुजरकर बना। अब सवाल में लिखा हुआ है जी कि केमिकल इक्वेशन बयान कीजिए। स्टेप ए के अंदर यानी ये पहला स्टेप है अमोनिया की एयर के जरिए ऑक्सीडेशन करवाई जा रही है। तो ये सवाल का जवाब है जी केमिकल रिएक्शन जो ए के अंदर हो रहा है उसका जवाब हमने इक्वेशन की फॉर्म में लिखा। दूसरी जो स्टेज के बारे में जो दूसरी केमिकल इक्वेशन मांगी है वो सी की मांगी है और ये लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन चैम्बर। तो ऑक्सीडेशन चैम्बर का मतलब ये है जी कि यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडेशन करवानी है। तो ये आपने केमिकल रिएक्शन फॉर सी का जवाब लिखा। उसके बाद डी लिखा हुआ है विद कंडीशन। तो एब्जॉर्प्शन करवाई जा रही है तो आपने नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर वाटर को एब्जॉर्ब करवाया जिसके नतीजे में नाइट्रिक एसिड मिला। तो ये पहले सवाल का यानी पहले पार्ट का जवाब हुआ।
उसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्राइब द कंडीशंस टू गेट 95% ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। तो 95% ऑक्सीडेशन अमोनिया की किस तरह करवानी है आपने, तो उसको आपने लिखा जी कि भाई 95% ऑक्सीडेशन अमोनिया की करवाने के लिए अमोनिया और एयर को 1:8 के रेशो में मिक्स करना पड़ेगा। मिक्सचर को जब कन्वर्टर के अंदर डालेंगे तो उसके अंदर प्लाटिनम गॉस कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन किया जाएगा और इस कंडीशन के अंदर 95% अमोनिया या नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल ये लिखा हुआ है जी कि 98% नाइट्रिक एसिड किस तरह से हासिल होगा जी। तो 98% नाइट्रिक एसिड को हासिल करने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, पहले तो रिसाइकिल करवाना पड़ेगा ताकि जितनी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके अंदर एब्जॉर्ब हो सकती है हो जाए, ताकि 68% नाइट्रिक एसिड मिल जाए और फिर 68% नाइट्रिक एसिड के वेपर्स को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर से गुजारा जाएगा। एक्सेसिव वाटर अमाउंट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, जिसके नतीजे में 98% कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड आपको मिलेगा। चौथा सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ऑसवाल्ड प्रोसेस। उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉ अ फ्लो चार्ट डायग्राम। उसके बाद लिखा हुआ है राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट एंड वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद जिंक, जिंक के साथ डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करके दिखाइए जी। तो आपने ऑसवाल्ड प्रोसेस की हेडिंग डाली, स्टेप्स को डिस्कस, स्टेप्स की हेडिंग्स डाली। उसके बाद फिर आपने पहला स्टेप लिखा, उसकी इक्वेशन को लिखा। उसके बाद फिर आपने दूसरा स्टेप लिखा, उसकी इक्वेशन को लिखा। तीसरा स्टेप लिखा, उसकी इक्वेशन को लिखा। और उसके बाद फिर आपने रिएक्शन दिया जी। तो अगर एसिड का रिएक्शन मेटल से करवाया जाता है तो इसके नतीजे में आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, वो आपने करके दिखाया। और उसके बाद जब वेरी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से जिंक का रिएक्शन करवाया जाएगा तो उसके नतीजे में आपको अमोनियम नाइट्रेट मिलती है जी। ये आपकी किताब का रिएक्शन है जो आपने करके दिखाया। ये पांचवा सवाल आपके सामने है जी और यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्लेन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टेबल ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन बाय ऑसवाल्ड मेथड। तो आपको ये सवाल ट्विस्ट करके दिया था, इस सवाल के अंदर भी नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग ही पूछी है जी और जो हम डिस्कस कर चुके। और लिखा हुआ है राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विथ कॉपर एंड कार्बन। तो कॉपर से रिएक्शन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की तो भी आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। और अच्छा, यहाँ जो कॉपर से रिएक्शन है क्योंकि उसने, अगर आप सवाल में देखें तो सवाल के अंदर उसने नाइट्रिक एसिड के बारे में कहा है और डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में नहीं कहा। इसका मतलब है कॉपर से, आपकी किताब के अंदर कॉपर से जो रिएक्शन दिखाया गया है वो डाइल्यूट का भी दिखाया गया है और कॉन्सेंट्रेटेड का भी दिखाया गया है। इसलिए आपने कॉपर का तो दोनों रिएक्शन लिखे जी कि भाई डाइल्यूट से करेंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगी, कॉन्सेंट्रेटेड से करेंगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। और कार्बन के साथ एक ही रिएक्शन दिया हुआ है तो आपने वो एक ही रिएक्शन करके दिखाया जी कि कार्बन का रिएक्शन अगर नाइट्रिक एसिड से करवाया जाएगा तो इसके नतीजे में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगी। तो ये रिएक्शन आपने करके दिखाए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है और ये सवाल आया जी कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन वेपर एंड सॉलिड फेज। तो ये इम्तिहान में सवाल आ चुका है, इसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। तो दोनों का, यानी ये वेपर फेज में आपने स्ट्रक्चर बना के दिखाया, ये सॉलिड फेज में स्ट्रक्चर बना के दिखाया और स्ट्रक्चर बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी सही लेबलिंग है जी। तो बॉन्ड एंगल्स की जो यहाँ पर लाइट ब्लू से शो किए गए हैं उनको याद कर लीजिएगा, उनके फर्क को याद कर लीजिएगा। और बॉन्ड लेंथ जो रेड से शो किया गया है उन बॉन्ड लेंथ की वैल्यूज को याद कर लीजिएगा। तो इस सवाल का असल मकसद इनकी करेक्ट वैल्यू को देना है। तो ये आज का लेक्चर था और आज के लेक्चर के अंदर आपने नाइट्रिक एसिड को बनाने का तरीका सीखा और उसके बाद फिर नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नाइट्रिक एसिड की यूजेस और नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर को स्टडी किया। तो इसके फ्लो चार्ट को अच्छे से याद कीजिएगा और इसकी इक्वेशंस को अच्छे से याद कीजिएगा। और जो आपने ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज पढ़ी हैं, वेरिएबल ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटीज नाइट्रिक एसिड की पढ़ी हैं, उसकी आप लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये तमाम चीजें याद हो जाएंगी। आपसे इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी जो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 है और उसके अंदर हम एक और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग को सीखेंगे और वो क्लोरीन गैस है। तो क्लोरीन गैस को इंडस्ट्री में किस तरह से मैन्युफैक्चर किया जाता है इसको पढ़ने जाएंगे और उसके बाद फिर क्लोरीन की केमिकल प्रॉपर्टीज को, क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को और क्लोरीन के यूजेस को स्टडी करेंगे। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।